इस वक्त जो मिसाइल्स हैं जदीद तरीन वो रशिया के पास और बहुत सारे मुल्कों के पास हैं, दर्जन भर ममालिक हैं। तुर्की के पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, इंडिया के पास भी हैं, रशिया के पास हैं, चाइना के पास हैं, अमेरिका के पास हैं, बरतानिया के पास हैं, इवन इसराइल के पास भी हैं, फ्रांस के पास हैं। तो ये जो जदीद तरीन मिसाइल्स हैं जो बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल करते हैं, इनको रोकने के लिए अभी तक कोई भी मुअस्सर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। इसराइल का क्लेम है ना, दुनिया का सबसे अच्छा एयर डूम एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास है। ये अमेरिका के इश्तराक से उन्होंने बनाया हुआ है। वो ये कहते हैं सबसे अच्छी छतरी हमारे पास है, हमारा पूरा एक डूम बना हुआ है, बीच में कोई चीज नहीं आ सकती। लेकिन हमने देखा कि उनकी इमारतें जो है मलबे का ढेर बन गई, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये बहुत ज्यादा रफ्तार से आते हैं। ईरान ने इन मिसाइल्स को हासिल करने के लिए गुज़िश्ता लगभग 4 दहाइयों में बहुत कोशिश की है। ईरान के पास ये कितने मिसाइल्स हैं, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि बहुत सारी ईरान के अंदर ऐसी साइट्स हैं, और अगर मैं आपको ये कहूं कि वो सैकड़ों की तादाद में है तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ईरान में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे मिसाइल्स मौजूद हैं। और ये मिसाइल्स बाज़ औक़ात ज़ेरे ज़मीन 500 मीटर तक रखे गए हैं। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, 500 मीटर लगभग आधा किलोमीटर होता है। तो ज़ेरे ज़मीन इतना नीचे तक इन्होंने मिसाइल्स को रखा है, ताकि किसी किस्म का भी हमला होता है तो इनके मिसाइल्स महफूज रहें और जब ये चाहें अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर सकें। पहाड़ों के अंदर, गारों के अंदर सुरंगें खोद के, और पूरा एक जो है वो ज़ेरे ज़मीन एक सिटी है, इसको वो कहते हैं जी मिसाइल सिटी कहते हैं। इसके मनाज़िर कई दफ़ा हमने देखे भी हैं। इनकी लोकेशंस का तो नहीं वो बताते ईरानी, और ना कभी लोकेशंस का पता चलने देते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि मिसाइल सिटी मौजूद है ईरान में, और पूरा शहर आबाद है शहरों के नीचे जहाँ पे इन्होंने मिसाइल्स रखे हुए हैं ईरानियों ने। और ये पिछले 40 साल से ये काम कर रहे थे। इनको इस बात का आइडिया हो गया था, क्योंकि जब ईरान में इनकलाब आया था तो अमेरिका के साथ इनकी बिगड़ गई थी। उससे पहले ये अमेरिका से हथियार लेते थे, अमेरिका के इत्तेहादी थे। तो जब इनकलाब आ गया तो बिगड़ गई। फिर इराक ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, और उसमें सपोर्ट की मगरबी ममालिक ने इराक की। तो उस वक्त ईरान को इस बात का एहसास हुआ कि एयरफोर्स से ज़्यादा उनको ज़रूरत है रॉकेट्स की और मिसाइलों की। उन्होंने मिसाइल बनाना शुरू किए पहली मरतबा, और तब से लेकर अब तक वो इस पर काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने रॉकेट्स बनाए, फिर मिसाइल बनाए, क्रूज मिसाइल बनाए, फिर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक वो पहुंच गए। और अब ईरान के पास इतनी बड़ी मिकदार में मिसाइल्स हैं कि मुख्तलिफ डाटा इसके बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पे अमरीकी इदारा एक पीस इंस्टीट्यूट, उसकी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में बैलिस्टिक मिसाइल्स का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा ईरान के पास है। और ईरान ने मौजूदा लड़ाई में साबित किया है कि उनके पास ना सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल हैं, बल्कि वो काबिल भरोसा भी हैं और वो कारामद भी हैं। ईरान ने बड़े खुफिया तरीके से अपने मिसाइल्स की तादाद में इजाफा किया है और उनके तजर्बात किए हैं, क्योंकि जैसे ही ईरान किसी मिसाइल का तजर्बा करता था तो सैटेलाइट्स मौजूद हैं, वहाँ पता चल जाता है कि जनाब यहाँ से कोई चीज़ उड़ी है, फलां जगह पे जाके उसने हिट किया है, और ईरान ने एक नए मिसाइल का तजर्बा कर लिया है। लिहाजा ईरान अपने तजर्बात को भी खुफिया रखता था और अपने मिसाइल्स की रेंज को, टेक्नोलॉजी को और उनकी तादाद को दुनिया से वो बचा कर रखता था। लेकिन अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं कि ये तादाद बहुत ज़्यादा है। शायद मशरिक़ वस्ता में सबसे ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं वो ईरान के पास हैं। अब कई खुफिया इन्होंने तजर्बे किए हैं। 2016 में अमेरिका ने, बरतानिया ने और फ्रांस ने मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा को एक मुश्तरका ख़त भी लिखा था कि ईरान मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इसके पास बड़े खौफनाक मिसाइल है, इसको रोका जाए। अभी 2014 का एक इंटरव्यू है और उसमें अमीर अली हाजी ज़ादा साहब ने मिसाइल अड्डों पर बात की थी, और उन्होंने बताया था कि जो ज़ेरे ज़मीन 500 मीटर की गहराई तक इनके मिसाइल अड्डे मौजूद है। 80 की दहाई से लेकर अब तक ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को रुकने नहीं दिया। बड़ी कोशिशें की गई, बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद ईरान के पास एक बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा उनके पास उसकी एक बहुत बड़ी रेंज है। ईरान का मिसाइल जो है वो डायरेक्ट नहीं जाता ऐसे इसराइल में जाके गिर जाता है, ये नहीं है, वो बहुत सारे इम्तिहान से गुजरता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इंडिया की खुदा न खास्ता लड़ाई होती है तो हमें तो जब मिसाइल को बॉर्डर क्रॉस करना है ना, ईरान का मिसाइल पहले इराक पे से गुजरता है जहाँ पे अमेरिकन सिस्टम लगे हुए हैं, यानी वहाँ से निकलता है आगे उर्दन में जाता है, उर्दन के अंदर भी मगरबी ममालिक की सपोर्ट से बड़े सिस्टम लगे हुए हैं। फिर वहाँ से वो अपना अगला इम्तिहान क्रॉस करता है तो फिर वो इसराइल में जाता है जहाँ पे आयरन डूम लगा हुआ है, वहाँ पे अगला इम्तिहान क्रॉस करता है और फिर जाके वो अपने टारगेट पे गिरता है। तो ईरानी मिसाइल बहुत सारे इम्तिहान पास करता है, फिर जाके वो अपने टारगेट को अचीव करता है। तो ये इस क्वालिटी के मिसाइल हैं तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं ना। ये मनाजिर जो हम देख रहे हैं
फिर मैंने देखा पहली मरतबा ऐसा कि जो इजरायली शहरी है वो चीखें मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़ी घबराहट है, बहुत खौफ है। सिविलियंस वहां पे जो हैं वो बहुत ज़्यादा दहशत का शिकार हो गए हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में शायद यही शहरी नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर ये सिचुएशन एस्केलेट करती है और ये ऐसे ही मामला आगे बढ़ता है तो ये मामला अगर ना रुका ना तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि इजरायली शहरी इजरायली हुकूमत के खिलाफ निकल आएंगे और वो जंगबंदी के लिए जोर डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी तबाही सोची भी नहीं थी जो गजा में हो रही थी। अब वही सारी चीजें जो है वो इसराइल में हो रही हैं, तो उन्होंने कभी, मुझे मेरे अंदाजे में उनके कभी वहमो गुमान में भी नहीं होगा, जिस तरह के उनके विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह के उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह उनकी आवाजें मैं सुन रहा हूं वीडियोस के अंदर, तो इससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वहां के शहरी, और वो इस लड़ाई को आगे बढ़ता हुआ या अपने ऊपर हमला होता हुआ नहीं देख सकते। तो नेतन्याहू के लिए जो है वो सियासी तौर पे भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं और अगर ये बाज ना आए तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। देखिए, इसराइल बहुत बुरी तरह फंस गया है, उसको अंदाजा ही नहीं था कि ईरान का रिस्पांस इस कदर शदीद होगा और इस तरीके से वो अटैक करेगा। फिर आयरन डोम जो है उस पर एक नाकामी हुई इसराइल को, वो सारे मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा। वो कुछ को रोकता है तो कुछ आके गिर भी जाते हैं और इससे तबाही फैलती है वहां पे, और जो तबाही के मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है इसराइल में, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो इसराइलियों की ऐसा लगता है कि बस होने वाली है। मैं शहरियों की बात कर रहा हूं, उनकी गवर्नमेंट के अंदर एक पागलपन है लड़ाई का, और दे हैव देयर सोल्जर्स। ऐसा नहीं है कि उनकी फौज फारग है, उनकी फौज ने पहले बहुत सारे मुसलमान मुल्कों से अकेले भी लड़ाई लड़ी हुई है, अभी भी वो लड़ाई तो लड़ेगी उनकी फौज, लेकिन जो कुछ इस वक्त हो रहा है उनके साथ, ये उनके साथ इससे पहले नहीं हुआ था। और बराह रास्त जंग ईरान की और इसराइल की इसलिए नहीं हो सकती कि दोनों के बॉर्डर एक दूसरे से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, तो आमने सामने वाली लड़ाई तो हो नहीं सकती। अब जो खित्ते के ममालिक है, कौन किसके साथ खड़ा है, इसके बारे में भी एक रिपोर्ट है, मैं ये चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि नेतन्याहू जो सोच रहा है ये लड़ाई लंबी चलेगी, और वो शायद इस तरह चाहता है जैसे इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर अटैक किया, गाजा के ऊपर अटैक किया और एक लंबी लड़ाई चलाई है, तो वहां आगे से जवाब नहीं आ रहा था। यहां पे अगर ये लंबी लड़ाई चलाएंगे तो रोजाना की बुनियाद पे आगे से जवाब आएगा। और अभी मोहम्मद बिन सलमान ने बात की है ईरानी सदर से, और इसके अलावा जो तुर्की के सदर हैं उन्होंने भी बात की मोहम्मद बिन सलमान से भी, ईरानी क़यादत से भी। तो ये सारे अब आपस में आहिस्ता आहिस्ता खित्ते के ममालिक राब्ते में आ रहे हैं। मुज़ाकरात जो चल रहे थे ओमान के अंदर वो कैंसिल कर दिए गए ईरान की जानिब से। ना मुज़ाकरात इसमें क्या करें, अमरीकी मदद से इसराइल ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। दूसरा, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है जो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा भी कि इसराइल बड़ी होशियारी से अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर खींचना चाहता है, लेकिन ईरान बड़ी समझदारी का मुजाहरा कर रहा है और ईरान की सपोर्ट का ऐलान किया, यानी उन्होंने ईरान की हमायत का ऐलान किया कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपने ठीक किया है, आपके मौक़िफ़ की हम तायीद करते हैं। ये मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान ने कहा जी हम तो कोऑपरेट कर रहे थे, हम तो मामला को ठीक तरीके से लेकर जा रहे थे, ये इसराइल ने सारा मसला खराब किया है। तो अब ईरान का भी मौक़िफ़ सामने आ जाता है, और तुर्की जो है वो फौरी तौर पे एक्टिवेट हुआ है। तुर्की में कुछ अहम मीटिंग्स हुई हैं, उनके अहम राब्ते हुए हैं, और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ये लड़ाई ना रुकी तो मजीद फैल जाएगी, कुछ और ममालिक खुदा ना खास्ता इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इसराइल और ईरान में से रिस्पॉन्सिबल कौन है इस सारी सूरत हाल का, इसके ऊपर मैं एक और वीलॉग करूंगा। यूके ने अपनी जो एयरफोर्स है उसकी तादाद बढ़ा दी है, रॉयल एयरफोर्स को मजीद भेजा है मिडिल ईस्ट में। ईरान के अंदर कुछ जासूस भी पकड़े गए हैं, बड़े बड़े धमाके दोनों मुल्कों के अंदर हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, और वो खबर है F-35 के हवाले से। ईरान ने दावा किया उन्होंने एक और F-35 भी गिरा दिया है और 2 इसराइली पायलट भी पकड़ लिए हैं। अगर ये डेवलपमेंट्स ऐसे हो रही हैं तो इसराइल के लिए तो ये लड़ाई डरावना ख्वाब बनती चली जाएगी। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि अब तक उसको चैलेंज किसी ने नहीं किया पिछले 50 साल में। उनको सिर्फ मारने की आदत थी, वो मारते ही चले जा रहे थे, मारते ही चले जा रहे थे। अब पहली मर्तबा उनके ऊपर वापस हमला हो रहा है। ये सिचुएशन उनके लिए नई है। देखना यह है कि वो इस सिचुएशन को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। मारने के लिए तो बड़ा आसान होता है, मार खाने का कितना हौसला है यहां पे अब पता चलेगा इसराइलियों का, क्योंकि उन्होंने गजा के लोगों को बहुत मारा। फलस्तीनी निहत्ते थे, उनके पास इतने हथियार नहीं थे, या हमास को इतनी तगड़ी तंजीम नहीं है, और ना ही कोई हिजबुल्लाह के बाद इतनी ताकत थी जिनसे ये लड़ते रहे इससे पहले। और वो लड़ाई भी और तरह की थी, ये लड़ाई और लेवल की है। यहाँ पे मिसाइल्स चल रहे हैं, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स, और ईरान के पास जितना जखीरा है उसके बारे में बहुत मोहतात भी आप अंदाजा लगाएं तो कई महीने तक ये मामला जारी रख सकता है।